हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई अच्छे से हो रही है? आज हम लोग अपने सिलेबस का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका थ्योरी का क्लास की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्लासेस होंगे, जो भी वीडियो अपलोड होंगे, वो MCQ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, MCQs वाले वीडियो होंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस दूंगी मैं, और उसको मैं आंसर भी कैसे आ रहा है वो भी मैं उसमें डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत वेटेज रखता है, वो है हमारा रिमोट सेंसिंग, GPS एंड सर्वेइंग। तीनों को हम साथ में इसमें पढ़ेंगे और कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं रिमोट सेंसिंग। हम लोग पढ़ते हैं रिमोट सेंसिंग। ठीक है, क्या देख रहे हैं? रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग एंड GPS। ठीक है, रिमोट सेंसिंग, GPS एंड साथ में इसी में देखते हैं हम लोग एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी। ठीक है, हम लोग देखते हैं एरियल फोटोग्राफी। देखिए, रिमोट सेंसिंग मतलब हम ऐसे जगह का सेंसिंग करें, उसका इंफॉर्मेशन गेन करें जहाँ पे आसानी से जाना नहीं हो पाता है। ठीक है, जहाँ पर हम फिजिकली नहीं जा पाते, हमको दूर से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए रिमोट सेंसिंग यूज़ होता है। दूसरा, GPS लोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ज्योग्राफिक पोजीशन सिस्टम। ठीक है, और GIS। ठीक है, ये भी इसी में हम देखेंगे। इससे क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो रिपीट होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से। और एरियल फोटोग्राफी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला IIRS और आता है NRSA। इसका फुल फॉर्म और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ठीक है, तो IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। कॉमन क्वेश्चन है ये नेट का। ठीक है, दूसरा है NRSA। ये है क्या? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ठीक है, एजेंसी कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अमूमन क्वेश्चन अगर रिमोट सेंसिंग से उठता है सेंटर से, तो ये दो ही क्वेश्चंस उठते हैं, दो ही क्वेश्चंस उठते हैं। तीसरा क्वेश्चन उठता है रिमोट सेंसिंग से क्या? तो उसके स्केल के। ठीक है, स्केल का, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, MSc के बाद पूछा जाता है, ग्रेजुएशन लेवल पे इसको नहीं पढ़ा जाता। पर क्योंकि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं ACF का, और एग्ज़ाम कौन ले रहा है? PSC ले रहा है, तो PSC थोड़ा सा डिटेल में पूछ सकता है इसके बारे में, हालांकि आने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है? स्केल्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी या एरियल फोटो कैटेगरी। क्या क्या स्केल होता है? ठीक है, एरियल फोटोग्राफी जो हम सैटेलाइट से फोटोग्राफी ले रहे हैं, उसके स्केल क्या क्या है? तो इसके स्केल जो होते हैं वो 4 स्केल होते हैं। इसी से क्वेश्चन पूछता है। पहला, वेरी, बहुत। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज
स्केल, इससे क्वेश्चन आते हैं लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं आते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, ये किस पे आते हैं? आफ्टर एमएससी मास्टर्स हो जाती है जब फॉरेस्ट्री में, उसके बाद जो एग्जाम होते हैं एआरएस का, नेट का, आईसीआर के द्वारा जो टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम होता है, साइंटिस्ट का एग्जाम होता है फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के लिए, तो उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल, इसका रेशियो होता है 1:10,000, 1:10,000 या उससे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, इसका रेशियो ही पूछा जाता है। दूसरा है लार्ज स्केल, दूसरा है लार्ज स्केल, लार्ज स्केल, इसका रेशियो होता है 1:10,000, 1:10,000 से लेकर के 1:20,000। ठीक है, लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल में 10,000 से ज्यादा होना जरूरी है, बट लार्ज स्केल में क्या होगा? 10,000 से 20,000 के बीच इसका स्केल होगा, वेरिएशन होंगे। ठीक है, रिमार्क्स जो होंगे वो इसके होंगे। फिर है मीडियम स्केल, फिर है मीडियम स्केल। ठीक है, मीडियम स्केल, मीडियम स्केल में यूज होगा कौन सा? 1:20,000 से 1:40,000, 1:20,000 to 1:40,000। ठीक है, और सबसे लास्ट होता है स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल। ठीक है, इसका होता है 1:40,000 या उससे छोटा, स्मॉलर। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन नेट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे लार्जर क्या होता है? वेरी लार्जर स्केल का रेशियो क्या होगा? 1:10,000 से ज़्यादा। लार्ज स्केल का क्या होगा? 1:10,000 से 10,000 से लेकर के 20,000 तक। मीडियम स्केल का क्या होगा? 20 से 40,000 तक। और स्मॉल स्केल का होगा 40,000 से भी कम। इससे यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग में कौन से पार्ट्स यूज होते हैं? ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं आता है। ठीक है, हाँ, रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं कि रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन क्या क्या है, रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन क्या क्या है, हम रिमोट सेंसिंग को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं हम देखते हैं अभी। पहला है हमको क्या करना है रिमोट सेंसिंग से मॉनिटरिंग के लिए। रिमोट सेंसिंग का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? पहला, मॉनिटरिंग, निगरानी करने के लिए। किसकी निगरानी करने के लिए? कि फॉरेस्ट कवर कैसा है, वहाँ पे कोई डिजास्टर तो नहीं हुआ है, फायर तो नहीं लग गया है, ठीक है, या इंसेक्ट पेस्ट का डिसीज तो नहीं लगा है, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक तो नहीं हुआ है। इसके लिए हम फॉरेस्ट्री के लिए ही देख रहे हैं ना, हम एग्रीकल्चर पर्पस में क्या यूज़ होता है हम वो नहीं देख रहे हैं, हम वहाँ पर फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो क्या देखते हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज़ होता है मॉनिटरिंग के लिए। क्या मॉनिटर करते हैं कि फॉरेस्ट के वेजिटेशन कैसा है, फॉरेस्ट में कोई डिजास्टर तो नहीं हो गया जैसे आग वगैरह, या वहाँ पे वीड्स तो ज़्यादा नहीं ग्रो कर गए हैं, या इंसेक्ट्स पेस्ट का अटैक तो नहीं हुआ है, ये चीज़ हम उसमें देखते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्रॉप इन्वेंट्री। क्रॉप इन्वेंट्री, ठीक है, कि किस फॉरेस्ट में किस टाइप के स्पीशीज लगे हुए हैं, उनका रेशियो कैसा है, मिक्स्ड है कि प्योर है, कि मिक्स है कि प्योर है, या वो किस स्टेज में है, रोटेशन एज में कि नहीं, ये भी हम किससे देखते हैं, रिमोट सेंसिंग से देखते हैं। देन हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। इससे क्या करते हैं हम, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट भी करते हैं। कैसे करते हैं, तो इससे सेंसस किया जाता है। ठीक है, सेंसस जनगणना
जानवरों की जनगणना की जाती है, उनके हैबिटाट का असेसमेंट किया जाता है कि जानवर जंगल के किस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का हैबिटाट कैसा है, उसकी स्टडी करने में भी हमको रिमोट सेंसिंग हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जो एनिमल्स का मूवमेंट है, किस एरिया पे एनिमल्स का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, किस एरिया पे एनिमल्स के मूवमेंट किस तरीके से, उसके बिहेवियर की स्टडी करने में भी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में भी रिमोट सेंसिंग हेल्प करता है। ठीक है, देन लैंड डिग्रेडेशन नेक्स्ट किस में हेल्प करता है, तो लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड अगर कहीं पर भूस्खलन हुआ है या मृदा से रिलेटेड कोई डिसास्टर हुआ है या कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जानकारी भी हमको रिमोट सेंसिंग से मिलता है। उससे रिलेटेड जानकारी भी हमको किससे मिलता है, रिमोट सेंसिंग से। साथ में ये भी बताता है कि कितने लैंड वेस्ट लैंड है, वेस्टलैंड का भी अनुमान आकलन हम किससे करते हैं, तो रिमोट सेंसिंग से कर सकते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी का भी हम अनुमान किससे लगा लेते हैं, अवेलेबिलिटी अभी हम अनुमान किससे लगा लेते हैं, तो रिमोट सेंसिंग से लगा लेते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वर्क होते हैं रिमोट सेंसिंग से, इसके एप्लीकेशन और भी होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही होते हैं। ठीक है, देन बहुत कुछ नहीं पढ़ना है आपको रिमोट सेंसिंग से। देन नेक्स्ट है आपका GIS। कई बार तो उसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। GIS का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, GIS क्या है, तो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर सिस्टम है जिससे हम लोकेशन, जिस भी लोकेशन है उसके बारे में हम उसकी जानकारी लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि अगर हमको किसी का GIS इंफॉर्मेशन मालूम है तो वहाँ पर जाना है या नहीं जाना है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है या नहीं करना है, मतलब हमको एक प्रॉपर प्लानिंग बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब क्या, फॉरेस्ट केस में देखेंगे तो वर्किंग प्लान बनाने के लिए GIS जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वहाँ पे कोई प्लान कर रहे हैं कि हमको वहाँ पे कैसे फॉरेस्ट मेंटेन करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, कौन से स्पीशीज लगाना है, तो उसके लिए क्या देखना ज़रूरी है, GIS बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम कौन सा इनपुट सिलेक्शन कर रहे हैं ये सारा चीज़ कौन बताता है, किससे पता चल जाता है, हमको GIS से पता चल जाता है। ठीक है, देन इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, तो इसके एप्लीकेशन भी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन क्या हुआ, एग्रीकल्चरल लैंड में हमको एग्रीकल्चर का लैंड का बताना है कि पूरे भारत में या पूरे कंट्री में किसी भी वर्ल्ड में कितना % लैंड जो है एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ होता है, रेशियो निकालना है। आजकल तो सारा GIS सिस्टम से ही होता है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सर्वे करते हैं, राजस्व विभाग जो सर्वे करते हैं वो किससे, इसी से तो होता है। देन नेविगेशन में हेल्प होता है, किसमें, नेविगेशन में। ठीक है, जो मराइन जो शिप्स वगैरह होते हैं उसको डायरेक्शन किससे पता चलता है, GIS से पता चलता है। देन मैपिंग एंड सर्वेइंग में, मैपिंग तैयार करना है, सर्वे तैयार करना, उसके लिए स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशंस में, मिलिट्री अप्लायंसेस में। ठीक है, मिलिट्री का जो एप्लीकेशंस होता है उसमें भी ये यूज़ होता है। साथ में रिक्रिएशनल जो यूज़ होते हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए जो मूवीज़ वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम GIS से लोकेशन या GIS से पिक्स लेकर के उसको देते हैं। ये हो गया आपका रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जो पढ़ना है वो मैं बता रही हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स, सम इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। बहुत सारे डेट्स होते हैं, 365 डे है। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ क्या देखना है, जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितने डेट्स है उसको हमको देखना है। तो फॉरेस्ट्री रिलेटेड कौन कौन से डेट है, पहला तो है 2 फरवरी।
क्या है? 2 फरवरी, 2 फेब। इस दिन क्या बनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। फरवरी में ही 28 फरवरी क्या बनाया जाता है? 28 फरवरी को बनाया जाता है नेशनल साइंस डे। क्या बनाया जाता है? नेशनल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, साइंस डे। क्या बनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। कब बनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। देन मैं आपको कल बताई थी 21 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट। 21 मार्च में क्या बनाया जाता है? तो फॉरेस्ट्री डे, वानिकी दिवस। क्या बनाया जाता है? वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे बनाया जाता है। कब? 21 मार्च को। 21 मार्च के बाद 22 मार्च, 21 के बाद 22 मार्च बनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, वाटर, पानी। ठीक है। उसके बाद 23 मार्च, 23 मार्च। 21, 22, 23 ये तीनों किसके हैं? मार्च के हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे। 21, 22, 23 मार्च। ठीक है। इसमें क्या बनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बनाया जाता है 23 मार्च को। 21, 22, 23 हो गया। देन अप्रैल 7, अप्रैल 7 इसे मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। देन अप्रैल 18, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए सब डेट्स को याद रखेंगे। अप्रैल 18 को बनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस। ठीक है। देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? तो 22 अप्रैल जो है ये कंटिन्यूअसली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 22 अप्रैल को बनाया जाता है हमारा अर्थ डे। क्या बनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। कब बनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ठीक है। उसके बाद 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। ठीक है। 24 अप्रैल को बनाया जाता है आपका वर्ल्ड लैब एनिमल डे, वर्ल्ड लैब एनिमल डे। आप लोग जब प्रैक्टिकल करते होंगे, जब 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में होंगे तो लैब में देखे होंगे बहुत सारे एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर्मेलिन में। तो उसका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है। देन उसके बाद 20 मई, कब? तो 20 मई। ठीक है। 20 मई को बनाया जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। लास्ट क्लास से बताई हूं मैं एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज डे कब बनाया जाता है? तो 20 मई को बनाया जाता है। देन 22 मई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मई को बनाया जाता है नेशनल बायोडायवर्सिटी डे। बार बार पूछा जाता है बायोडायवर्सिटी डे कब बनाया जाता है? तो 22 मई को बनाया जाता है नेशनल बायोडायवर्सिटी डे। ठीक है। देन 31 मई, 31 मई, उसमें बनाया जाता है एंटी
टोबैको डे। क्या बनाया जाता है? एंटी टोबैको डे। ठीक है। देन इसके बाद 5 जून, अभी भी पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, 5 जून बहुत कॉमन पूछा जाता है। क्या बनाया जाता है? इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस। इन्वायरमेंट डे क्या बनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। कब बनाया जाता है? तो 5 जून को। कब बनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, 5 जून को क्या बनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। देन उसके बाद सितंबर 16 मैं आपको बता चुकी हूँ। 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है? तो ओजोन दिवस। क्या बनाया जाता है? ओजोन दिवस। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना हुआ था, जिसमें पता चला था कि ओजोन का इम्पोर्टेंस क्या है और ओजोन डिप्लीट हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए एक्टिविटी की गई थी। ठीक है, 16 सितंबर को। देन 18 सितंबर, 18 सितंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड बैम्बू डे, बांस दिवस। बैम्बू डे कब बनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। देन सितंबर 21 सितंबर को, 21 सितंबर को बनाया जाता है बायोस्फीयर डे। बायोस्फीयर, जैव मंडल। क्या? जैव मंडल डे बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो 21 सितंबर को बनाया जाता है जैव मंडल डे। ठीक है। देन 28 सितंबर को बनाया जाता है, 28 सितंबर को क्या बनाया जाता है? ग्रीन कंज्यूमर डे। ग्रीन कंज्यूमर डे कब बनाया जाता है? तो 28 सितंबर को बनाया जाता है ग्रीन कंज्यूमर डे। ठीक है। देन अक्टूबर, 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को बनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटाट डे और वर्ल्ड एनिमल डे। वर्ल्ड हैबिटाट डे और साथ में विश्व पशु दिवस, एनिमल डे। क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड हैबिटाट डे और वर्ल्ड एनिमल डे। ठीक है, विश्व आश्रय दिवस और विश्व पशु दिवस कब बनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को बनाया जाता है। अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर के महीने का जो प्रथम सप्ताह होता है, मतलब कि 1 से जो 7 तारीख होता है, 1 से 7 तारीख जो होता है अक्टूबर का, 1 से 7 तारीख जो होता है, उसको बनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक। विश्व वन्य जीव सप्ताह। विश्व वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है? अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, अक्टूबर 4 को बनाया जाता है। देखो, अक्टूबर का 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक जितने भी डेट होंगे वो एनिमल्स के लिए रिजर्व है। 1 से 7 तक वाइल्ड लाइफ वीक है। 3 तारीख को उसका हैबिटाट और एनिमल डे के फॉर्म में सेलिब्रेट कर रहे हैं। 4 तारीख को हम क्या कर रहे हैं? विश्व वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस बनाया जाता है कब? 4 अक्टूबर को। ठीक है। देन नवंबर 14 से लेकर के 20 तक, नवंबर 14 से लेकर के 20 तक, नवंबर 14 से लेकर के 20 तक। ठीक है, मतलब क्या? नवंबर का 3rd वीक, नवंबर का 3rd वीक,
3rd वीक ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है किस फॉर्म में, तो नेशनल लैंड रिसोर्सेस कंजर्वेशन वीक, नेशनल लैंड रिसोर्सेस कंजर्वेशन वीक। ठीक है, नवंबर का तीसरा हफ्ता या 14 से 20 जो तारीख होता है उस बीच में। ठीक है, और नवंबर का जो 19 से 25 वाला तारीख होता है, नवंबर का जो 19 से 25 तारीख वाला जो डेट होता है, मतलब कि आपका क्या, 4th वीक जो होता है वो होता है वर्ल्ड हेरिटेज वीक। क्या होगा, वर्ल्ड हेरिटेज वीक। देखो, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो था वो कब बनाया गया था, 18 अप्रैल को। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब बनाया गया था, 18 अप्रैल को। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज वीक बोला जा रहा है तो कब बनाया जाएगा, नवंबर 19 से 25 के बीच। कब बनाया जाएगा, नवंबर 19 से 25 के बीच, या इसी को बोलेंगे नवंबर के 3rd वीक में। ठीक है, नवंबर के 2 वीक, 3rd और 4th इंपॉर्टेंट। 3rd में क्या हो रहा है आपका, लैंड रिसोर्सेस, और 4th में क्या हो रहा है आपका, हेरिटेज वीक के फॉर्म में सेलिब्रेट कर रहे हैं 19 से 25 के बीच में। ठीक है, देन नवंबर 21 को बनाया जाता है वर्ल्ड फिशरी डे। नवंबर 21 को बनाया जाता है वर्ल्ड फिशरीज डे। वर्ल्ड फिशरीज डे बनाया जाता है नवंबर 21 को। ठीक है, देन 2 दिसंबर इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या, 2 दिसंबर भोपाल गैस ट्रेजेडी डे। ठीक है, भोपाल गैस में जो ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है, आइसोसायनोमेथाइल जो गैस लीक हुआ था, वो 2 दिसंबर को उसका डे बनाया जाता है। ठीक है, देन 3 दिसंबर 3rd ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, विश्व वर्ल्ड कंजर्वेशन डे। क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे। कब बनाया जाता है, तो 3rd दिसंबर को। देन 14 दिसंबर 14 दिसंबर को बनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी रिसेंट एग्जाम में। ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब बनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को। ठीक है, और लास्ट होता है 23 दिसंबर को फार्मर्स डे, वर्ल्ड फार्मर्स डे बनाया जाता है, विश्व किसान दिवस बनाया जाता है 23 ऑफ दिसंबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं और फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हम ये कह सकते हैं 99% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। पॉइंट 1 जो रहता है वो हमेशा कहीं ना कहीं हमसे छूटा हुआ रहता है, बट आप निश्चिंत रहिए, क्वेश्चंस कुछ भी आपसे नहीं छूटेंगे। जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको लगेगा कि हम कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। एक डाउट सब पूछ रहे हैं ग्रुप में, ठीक है, वो क्या है कि नेशनल पार्क कौन डिक्लेयर करता है। नेशनल पार्क डिक्लेयर स्टेट गवर्नमेंट ही करता है, नेशनल पार्क डिक्लेयर स्टेट गवर्नमेंट ही करता है, लेकिन उसको अप्रूव कराना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक कि उसको अप्रूव नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क को डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, नेशनल पार्क को डिक्लेयर नहीं कर सकता, डिक्लेयर स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, लेकिन परमिशन किससे लेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइटेरिया पे अगर वो
प्लेस जो है वो नेशनल पार्क के क्राइटेरिया में फिट आता है तभी उसको वो डिक्लेयर करेगा। और नेशनल पार्क जो रहता है वो स्पीशीज़ ओरिएंटेड रहता है, स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन दिया जाता है उसमें, फ्लोरा के भी और फाउना के भी। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पेशली किसको दिया जाता है प्रोटेक्शन? तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को, डेट मीन्स फाउना को। लेकिन नेशनल पार्क में फ्लोरा को भी दिया जाता है और फाउना को भी दिया जाता है, वो भी स्पीशीज ओरिएंटेड होता है। ओके, तो आपका यहाँ पे फॉरेस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस हो गया है। इसके बाद मैं आपको 2 और वीडियो भेजूंगी, हो सकता है वो 1 या 2 दिन के बाद मिले आपको, जिसमें MCQs क्वेश्चंस होंगे। MCQs के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको सेंड करूंगी, जो रिसेंटली किसी एग्जाम्स में आया हुआ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। तो वो पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैं क्वेश्चंस आपके साथ में यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, फॉरेस्ट्री को जितना मैं पढ़ाई हूँ उतना पढ़िए, आपका 22 में 20 क्वेश्चंस आसानी से बन जाएगा। बस आप अपना लॉजिक सही लगाइएगा और माइनस मार्किंग को रोकिएगा। माइनस मार्किंग बहुत बड़ा प्ले करता है रोल आपके सिलेक्शन और आपको बाहर करने में, ठीक है। आप जितना कम माइनस करेंगे और जितना प्लस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। माइनस अगर नहीं आ रहा है तो तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा, PSC में माइनस का खेल बहुत बिगाड़ देता है पूरा गेम को, ठीक है। ओके, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू।